आपका इन्वेस्टमेंट मोड कि एक तो आपने पढ़ा था ट्रेड मोड। ट्रेड मोड में क्या था कि थ्रू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एक कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करती है, अपने जो आपका एक्सेस में प्रोडक्शन है उसको दूसरी कंट्रीज में भेज रही थी। एक आपने कॉन्ट्रेक्चुअल मोड पढ़ा जिसमें आपने देखा कि फ्रेंचाइजी हो सकती है, लाइसेंसिंग हो सकती है, टर्नकी प्रोजेक्ट हो सकता है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, स्ट्रेटजिक अलायंसेस हो सकते हैं, ये पार्ट थे उसमें। तो कैसे कैसे एंटर किया वो आपने देख लिया। अभी जो आपका आया वो है आपका इन्वेस्टमेंट मोड। इन्वेस्टमेंट मोड का मतलब कि आपने पढ़ा था पहले भी कि आप पैसा इन्वेस्ट करोगे इन द फॉर्म ऑफ FII और इन द फॉर्म ऑफ FDI। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FII, बताइए स्टूडेंट। FDI क्या था? डायरेक्टली इन्वेस्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आप किसी कंपनी में शेयर्स में उसकी ओनरशिप में आप वो कर रहे हो, फंड लगा रहे हो या कोई अपनी सब्सिडी एस्टेब्लिश कर रहे हो। जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में थ्रू स्टॉक एक्सचेंज कुछ सम पार्ट ऑफ द शेयर्स आप परचेज कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट्स और इनकम। वाइल जब आप FDI करते हो तो वहाँ पर आप कंट्रोल करना चाहते हो कंपनी को, एक लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट चाहते हो, ओनरशिप चाहते हो। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस होता है। अभी हम बारी बारी से सब पढ़ेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो जो आपका इन्वेस्टमेंट मोड है वो कैसे कैसे हो सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। बताया आपको किसी कंपनी में, ठीक है, उसका एक प्लांट परचेज कर लो, वहाँ पर कोई अपनी सब्सिडी लगा लो, इस तरीके से। एक आता है मर्जर एंड एक्विजिशन। क्या होता है मर्जर एंड एक्विजिशन? हाँ जी बताएं। तो ठीक है, और एक्विजिशन क्या होता है? हाँ देखो ये तो है मर्जर। मान लो ये वोडाफोन थी आपके, अभी देखा होगा आपने, और ये आइडिया थी, और दोनों मिलकर एक नई कंपनी बना दी VI लिमिटेड। तो ये क्या बनी? ये तो हुआ मर्जर कि जब दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बना दे तो वो तो क्या होता है मर्जर, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका जो एक्विजिशन की बात कर रहे हैं, तो एक्विजिशन में एक बड़ी कंपनी एक दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि फ्लिपकार्ट ने स्नैपडील को किया, ठीक है। पहले एक हच इंडिया थी, अगर आपने देखा हो कि इंडिया की एक कंपनी थी हच, ठीक है। तो हच को एक्वायर किया था वोडाफोन ने, ये हुआ आपका क्या? एक्विजिशन। अब इसमें ये कंपनी है ही नहीं, सिर्फ वोडाफोन दिख रही थी। अभी वोडाफोन और आइडिया दोनों दिख रही है, मिलकर VI लिखा आता। अब वोडाफोन भी नहीं रही, आइडिया भी नहीं रही, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हो गई। तो इस तरीके से बना। तो ये था आपका मर्जर और ये था एक्विजिशन, ठीक है। जब दोनों ही कंपनी का बिजनेस रन करना हो एक नई कंपनी के रूप में तो वो होता है मर्जर। एंड व्हाट इज एक्विजिशन? जब एक कंपनी को दूसरी एक्वायर कर ले और एक बिजनेस कंप्लीटली बंद हो जाए तो होता है एक्विजिशन। अब जोश, ठीक है। तो मर्जर में क्या हुआ कि एक दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बना दे तो वो हो आपका मर्जर। इसमें एग्जांपल भी वोडाफोन आइडिया का है, जो एक नई कंपनी बना दिया। एक्विजिशन में क्या होता है? ये क्या कोई नई कंपनी बनती है? बिल्कुल नहीं बनी। वोडाफोन थी, एज हच था, हच को एक्वायर कर लिया तो वोडा न्यू कंपनी नहीं बनी। एक लार्ज साइज की कंपनी एक्वायर कर लेती है अनदर कंपनी को, फ्लिपकार्ट ने स्नैपडील को एक्वायर किया, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। एक आपका होता है क्या? स्ट्रेटजिक अलायंसेज। ये भी एक आपका इन्वेस्टमेंट का फॉर्म हो सकता है कि दो कंपनीज आपस में मिलके स्ट्रेटजिकल अलायंसेज के रूप में, मतलब आप कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम साथ कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ द टेक्नोलॉजी स्किल्ड, किसी पर्पज के लिए आपने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाया। तो उससे क्या होगा? वो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम से आपको कुछ बेनिफिट्स होंगे, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, बेनिफिट्स होती है। तो इस तरीके से भी वो आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आया आपके, देखो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं जब भी आप सेलेक्ट कर रहे हो किसको, इंटरनेशनल बिजनेस में जाने के लिए। देखो ध्यान से, कॉरपोरेट के ऑब्जेक्टिव, देखो दो तरीके का ऑब्जेक्टिव होता है। अगर कंपनी चाहती है कंट्रोल करना, अब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इफ यू वांट कंट्रोल, तो बताओ FDI में जाओगे या आप ट्रेड मोड जाओगे? अजी बताओ, कंट्रोल किस में मिलता है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। और आपका जो काम है इनकम जनरेट करना, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज को एक्सपेंड करना, इनकम जनरेट करना, तो कहाँ पर चले जाओगे? ट्रेड मोड में। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे भी
कि कौन सा मोड आपके लिए सूटेबल होगा। अगर आप चाहते हो कम इन्वॉल्वमेंट, मतलब आप बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, आप जाओ ट्रेड मोड में। आप चाहते हो उसमें हाई इन्वॉल्वमेंट ओनरशिप चाहते हो तो आप जाओ इन्वेस्टमेंट मोड। ठीक है, उसके बाद आया लेवल ऑफ रिस्क। रिस्क किसमें ज़्यादा है, एफडीआई में, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, ट्रेड में? रिस्क किसमें ज़्यादा है, ट्रेड में है। हाँ जी, एफडीआई में आपका रिस्क है, इन्वेस्टमेंट मोड में जाइए। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप जाओगे इन्वेस्टमेंट मोड में। ठीक है, और आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप कहाँ जाओगे, ट्रेड मोड। ठीक है, तो ये था आपका। और इसके बाद आया कि आपका एनवायरनमेंट देखा जाएगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है। रिस्क कम लेना चाहते हो, ट्रेड मोड में जाइए। कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, अगर देखो ध्यान से देखिए, किसी कंट्री में जैसे इंडिया है, यहाँ पर आपके जेनरिक्स गुड आराम से बनाए जा सकते हैं, इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी यहाँ पर एफडीआई करती है, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। आपकी जो फार्मास्यूटिकल की जो फैक्टर की कॉस्ट है वह इंडिया में कम आती है, तो यहाँ पर क्या होगी, एफडीआई होगी। और जहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा आएगी वहाँ पर क्या होगा, ट्रेड मोड। इन्वेस्टमेंट मोड, जहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम होगी वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। और ट्रेड मोड, जहाँ पर आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे, आप ट्रेड मोड। अब इसका ना क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इंडिया है, इंडिया में कोई जो क्रूड ऑयल कंपनीज है वो इंडिया में क्या करेगी बताओ, ट्रेड करेगी या यहाँ पर कोई अपनी रिफाइनरी लगाएगी या फिर कोई मशीन वो लगाएगी, बताओ, एफडीआई लगा प्लांट लगाएगी, ट्रेड करेगी, क्योंकि इंडिया में पॉसिबल नहीं है ना। इसी तरीके से गोल्ड माइंस की बात आए तो गोल्ड भी अपने पास इतना कुछ है नहीं ज़्यादा, तो वो भी ट्रेड का ही ऑप्शन लेगी, क्योंकि इंडिया आपको पता होगा वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर के रूप में काम करता है गोल्ड का, मतलब सबसे इंपोर्ट बहुत होता है इंडिया में गोल्ड का। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी फैक्टर्स है। अब इंडिया में जैसे कि मैंने अभी बताया कि फार्मा सेक्टर के लिए क्या चाहिए, फार्मा सेक्टर में एफडीआई आएगी, क्योंकि यहाँ पर ईजिली अवेलेबल है आपका। ठीक है, चाइना में जो कार की कंपनी है वो क्यों जा रही है, बिकॉज ऑफ वहाँ पर स्किल्ड लेबर, मेनली एक वो रीजन है कि वहाँ पर जो भी काम करे स्किल्ड पर्सनैलिटी है। इंडिया में इसलिए ही कार की कंपनियाँ या जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो इसलिए डेवलप नहीं हो पाई, क्योंकि देयर इज नो स्किल्ड लेबर इन इंडिया। तो ये एक आपका क्वेश्चन है। अब फैसिलिटीज़ की अगर देखिए, आपके पास बहुत अच्छी ऐसी फैसिलिटीज़ है, जैसे टेक्नोलॉजी की होगी, गवर्नमेंट सपोर्ट है आपका, और फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे, यानी डेवलप्ड नेशंस के रूप में है। तो आप जहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल वहाँ पर आप करोगे इन्वेस्ट, और फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर ट्रेड करोगे। ठीक है, तो जैसे इंडिया में जो जो फैसिलिटी उसी के अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे दक्षिण अफ्रीका है, ऐसी छोटी कंट्रीज़ है जहाँ पर है ही नहीं कोई फैसिलिटी, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, सिर्फ छोटा मोटा ट्रेड करते हो, इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं। एनवायरनमेंट की बात करें, अगर आपकी इंडस्ट्री को लेकर, आपकी कंपनी को लेकर एनवायरनमेंट है सपोर्टिव, तो क्या करोगे आप करोगे इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज आप करोगे ट्रेड। ठीक है, तो ये थे आपके 3 मोड। फर्स्ट आपका कौन सा, ट्रेड मोड, जिसमें आपने पढ़ा बार्टर सिस्टम, उसमें मतलब क्या बोलते हैं, काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड में डिफरेंट बार्टर सिस्टम, ऑफसेट, इस तरीके से आपने जो पढ़े, आपने क्लियरिंग एग्रीमेंट पढ़ा, कंपनसेशन एग्रीमेंट पढ़ा, तो ये सब आपने पढ़े वहाँ पे। उसके बाद आपने पढ़ा आपका कॉन्ट्रेक्चुअल मोड, जिसमें आपकी लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजी, ये सब आपने पढ़ा। और तीसरा अभी आपने इन्वेस्टमेंट मोड पढ़ा। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ जी, समझ में आ गया या डाउट है, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए आपके पास क्या आया, फॉरेन कैपिटल, एक नया टॉपिक आया फॉरेन कैपिटल का। फॉरेन कैपिटल मतलब क्या होता है कि आप बाहर से पैसा किस किस फॉर्म में ले सकते हो, फॉरेन रिजर्व आपके पास कैसे कैसे आ सकता है, फॉरेन कैपिटल आपके पास कैसे कैसे आ सकती है। एक मिनट रुकना। हाँ जी, देखो फॉरेन कैपिटल मतलब फॉरेन का जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में या किसी भी रूप में कैसे कैसे इंडिया में एंटर करेगा, थ्रू गवर्नमेंट, थ्रू इंस्टीट्यूशंस, थ्रू इंडिविजुअल्स। देखो कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं। तो देखिए आपके पास चाहे कोई भी कंट्री हो, चाहे आपकी डेवलप्ड नेशंस हो, चाहे डेवलपिंग नेशन हो, फॉरेन रिजर्व की रिक्वायरमेंट सभी को होती है। क्यों? क्योंकि आपको इंपोर्ट्स भी करनी है, आपको दूसरी पेमेंट्स भी करनी है,
आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। फॉरेन जो आपके रिजर्व्स है, फॉरेन कैपिटल है, बहुत फॉर्म में आपके पास आ सकते हैं। देखिए तो कैसे कैसे आ सकते हैं आपके पास, कोई भी जो कैपिटल इनफ्लो होगा वो आपका फॉरेन कैपिटल होगा। इस तरीके के आ गया आपके पास। सबसे पहले फॉरेन एड, एड का मतलब होता है सहायता किसी भी तरीके की, तो इसमें सबसे पहले आया ग्रांट्स। ग्रांट्स मतलब कोई भी दूसरी कंट्री, किसी एक कंट्री को जो आपकी ऑलमोस्ट ऐसे होता है कि जो एक डेवलप्ड नेशन होता है और एक जो आपकी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज होती है या आपकी डेवलपिंग कंट्रीज होती है, उसको कुछ ग्रांट्स असाइन करती है उसकी गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे यूएसए असाइन करती है बहुत सारी कंट्रीज के लिए, छोटी छोटी कंट्रीज के लिए, तो उनको क्या करती है, पैसा असाइन करती है। वो आपका नॉन रीपेमेंट होता है, मतलब इसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उनको वापस नहीं देता वो। जैसे ग्रांट्स जो होती है वो आपको वापस नहीं होती, जैसे आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती हो, फेलोशिप मिलती है, उसको भी आपको वापस नहीं करना। तो ये क्या है, ग्रांट्स आपकी एक तरीके का सिर्फ और सिर्फ यूनिलेटरल पेमेंट है, यूनिलेटरल रिसिप्ट है फॉर ए कंट्री, जिसको आपने वापस नहीं करना। तो ये क्या है आपका ग्रांट्स। एक आया कंसेशनल लोन और सॉफ्ट लोन। इसमें क्या होता है, आपकी रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस होती है, बट क्या है बहुत ही कम रेट पर आपको वो पैसा वापस करना होता है। इवन आपके इंटरेस्ट फ्री होता है या उसमें भी कुछ ना कुछ सब्सिडीज दे सकते हैं। देखो जो इस इंटरेस्ट रेट होती है वो क्या होती है, मतलब बिल्कुल जो चार्ज होती है लोअर देन द मार्केट रेट, बिल्कुल कम से कम चार्ज करते हैं कंसेशनल लोन में, ठीक है। तो ये तो आपके था फॉरेन एड के रूप में। और देखो क्या हुआ, गवर्नमेंट आपके कौन कौन से लोन देती है, एक तो देती है प्रोजेक्ट लोन, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो लोन दिया जाए। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा होगा ये जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, जापान गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को दिया, तो ये क्या आपका एक प्रोजेक्ट लोन दिया। एक कोई स्पेसिफिक, जैसे कि मान लो किसी कंट्री में जैसे बाढ़ आती है, कहीं ड्रोट आता है, तो वहाँ के लिए उसको फुलफिल करने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट के लिए तो गवर्नमेंट उसको पैसा देती है, दूसरी गवर्नमेंट ग्रांट के रूप में, तो वो भी आपकी क्या होती है, मतलब वो नॉन प्रोजेक्ट के रूप में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लोन दिया जा सकता है। और इसी तरीके से आप इंस्टीट्यूशनल जो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, लाइक आपके पास आईएमएफ है, जहाँ पर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट की शॉर्टेज होती है तो आईएमएफ के पास जाते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक से आप पैसा ले सकते हो। इसी तरीके से एशियन डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है आपके पास। तो यहाँ से आप आपका एक और है एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है आपका है चाइना में। तो ये बहुत सारे बैंक्स है, इंटरनेशनल आपके ऑर्गेनाइजेशन या बैंक्स है, वहाँ से भी आप लोन ले सकते हो। ये भी एक आपका सोर्स है, कोई भी कंट्री जो लेना चाहे, ठीक है। तो जो फॉरेन ग्रांट्स में देखो, फॉरेन एड क्या क्या इंक्लूड करती है, ग्रांट्स इंक्लूड करती है और आपके कंसेशनल लोन्स इंक्लूड करती है, और लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट जो फॉरेन गवर्नमेंट से हो सकती है, जिसमें प्रोजेक्ट लोन और नॉन प्रोजेक्ट लोन ये आपके हो सकते हैं। एक आया लोन फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, जो अभी मैंने बताया एडीबी आईडीबी, ये जो है इनसे आप लोन ले सकते हो। इसके बाद आया कमर्शियल बोरिंग। अब ये जो कमर्शियल बोरिंग है, बेसिकली ये किसी बैंक से, किसी नॉन रेजिडेंट से आप वहाँ पर क्या ले रहे हो कि हाई रेट पर और एक छोटे टाइम पीरियड के लिए आपको ये पैसा मिलेगा, रेट भी ज़्यादा होगी और आपका टाइम पीरियड भी कम रहेगा, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ कमर्शियल बोरिंग। सेकंड मेन सोर्स आपका क्या होता है, कमर्शियल बोरिंग। इंटरेस्ट रेट आपकी हाई होती है, मार्केट रेट के अकॉर्डिंग होती है, और आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक्स और नॉन रेजिडेंट की डिपॉजिट के लिए होती है। इंटरेस्ट रेट क्या होती है, हाई, और टाइम पीरियड क्या होता है आपका कंसेशनल लोन के मुकाबले लो। फॉर एग्जाम्पल 5 ईयर 10 ईयर इस तरीके के होता है, 2 ईयर के लिए भी होता है। तो क्या क्या पढ़ा आपने अभी तक, अभी आपने पढ़ा फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल का मतलब किसी भी तरीके का इनफ्लो ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड फॉरेन कैपिटल, एंड इट इंक्लूड्स कंसेशनल लोन्स, मतलब फॉरेन एड आपकी जो है, फॉरेन एड में आपने देखा ग्रांट्स होती है, कंसेशनल लोन्स होता है, और आपकी क्या होता है, लोन फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। एंड सेकेंड वन इज कमर्शियल बोरोइंग। तो कमर्शियल बोरोइंग आपने पढ़ी कि नॉन रेजिडेंट और दूसरे बैंक से आप लोन ले रहे हो, एंड जो इंटरेस्ट रेट होती है वो आपकी हाई होती है, और आपका टाइम पीरियड आपका कम होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी कंट्री फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों करती है, क्यों अलाउड करती है, क्या बेनिफिट है इसके। फर्स्ट बेनिफिट है इसका, इन्वेस्ट इन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन कैपिटल फॉर्मेशन, कि वो जब भी आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो क्या होगा, आपके कैपिटल फॉर्मेशन का काम करेगा। देखो इंडिया में आएगा तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इंडिया में, उस पैसे को आपको इंडस्ट्री डेवलप होती है वहाँ से,
आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ठीक होता है आपका, मतलब एक इनफ्लो के रूप में काम करता है। और जो कंट्री इन्वेस्ट कर रही है उसके लिए भी क्या होती है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, उसका बिजनेस एक्सपेंड होता है, उस कंट्री का कंपनी का बिजनेस एक्सपेंड होता है। तो क्या होता है, एक तो आपका कैपिटल फॉर्मेशन का काम करता है, ठीक है, उस कंपनी का बिजनेस एक्टिविटीज एक्सपेंड होती है, एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं और गवर्नमेंट के रिवेन्यूज इंक्रीज होते हैं। वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एफडीआई कमाएंगे, गवर्नमेंट के रिवेन्यूज इंक्रीज होंगे, तो ये आपको दोनों ही को बेनिफिट है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए भी काम करेगा। मैंने अभी बताया कि जब भी कोई एफडीआई आएगी इंडिया में, इन्वेस्टमेंट आएगी, तो वो क्या होती है, इनफ्लो, और इनफ्लो हो गया तो आप उससे क्या होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होगा। हाँ जी, समझ में आया? हाँ जी बताओ, शाबाश। देखो जो एफडीआई है आपने पहले भी पढ़ा है, इसके 2 टाइप्स है। फर्स्ट वन एफडीआई मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसका फर्स्ट वन इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ए कंपनी इन्वेस्ट डायरेक्टली इन ए कंपनी टू कंट्रोल। एंड सेकेंड वन एफआईआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये जो आपकी एफडीआई है ये किस लिए की जाती है, क्योंकि आपको चाहिए कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट। किसी कंपनी को आप कंट्रोल करना चाहते हो, आप मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहते हो, आपके अकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो इसलिए आप एफडीआई करोगे। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो एफडीआई है। और एफडीआई क्योंकि लंबे समय तक है, पैसा आपका अच्छा लगता है, सो ये आपका क्या होता है, क्या होता है, हाईली रिस्की। और जो आपका एफपीआई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई कंट्रोल नहीं होता मैनेजमेंट पे, आपका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, आप शेयर से पैसा कमाओगे और यहाँ से चले जाओगे, ठीक है, और आपका रिस्क भी कम होगा। देखो कैसे क्या हुआ, अभी आपके फेडरल रिजर्व ने आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज की 0.5 से। क्या हुआ, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स थे इंडियन मार्केट से पैसा निकाल कर अपना जो उनका मार्केट है उसको ठीक करने में लगे रहे। कौन सा मार्केट, जो उनका खुद का मार्केट, यानी जो नास्डॉक स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें अपने पैसे को, अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने लगे। तो ये फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट आती है, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, चाहे डेट में आपने लगा रखी हो, चाहे अपनी इक्विटी में लगा रखी हो, चाहे बॉन्ड्स में लगा रखी हो, वो क्या करते हैं, प्रॉफिट मोटिव के लिए लगाते हैं। जब उनको प्रॉफिट होने लगते हैं या जो उनको अगर ये एक्सपेक्टेशंस हो जाती है कि प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो वो लगाए रखते हैं, प्रॉफिट कमा के चले जाते हैं। उनको लगने लग जाता है कि लॉस हो सकते हैं तो अपना पैसा निकालते हैं तो वापस चले जाते हैं। एफडीआई में आपका पैसा लगा रहता है, कंट्रोल होता है, हाई रिस्क होता है, इन्वेस्टमेंट जो इनकम भी होगी वो भी अपनी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होगी, इस तरीके से होता है, ठीक है। कैसे कैसे आप अपनी एफडीआई लगा सकते हो, देखिए आप पहले आप फुली ओन्ड सब्सिडरी लगा सकते हो। मतलब आप एफडीआई कैसे कैसे कर सकते हो, क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फुली ओन्ड सब्सिडरी। एक कंपनी है, उसने अपना एक नई कंपनी, मान लो एक जापान की कंपनी है, जापान की कंपनी ने क्या किया, इंडिया में आई और इंडिया में अपना एक अपनी ही कंपनी के नाम से पूरा प्लांट लगा दिया। अभी क्या है, जो ये इलोन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, ये एफडीआई लगा रही थी इंडिया, मतलब एक अपना प्लांट लगा रही थी सब्सिडरी के रूप में कि इंडिया में आके बनाएगी। तो ये एग्जांपल क्या है, फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी का, कि 100% जो आपकी पैसा है वो कौन लगाएगी, वही कंपनी लगाएगी टेस्ला। तो वो क्या होगी, आपकी फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। एक आया आपके पास एक्विजिशन बाय परचेजिंग शेयर्स। अब कोई रनिंग जो बिजनेस है आपका इंडिया में, मान लो इंडिया की बात करेंगे सारी, जब भी आप इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ो तो एक पार्टी अपने आप को समझना है इंडिया का कनेक्शन रखना सभी के साथ। तो अब यहाँ पर क्या है, परचेजिंग शेयर्स, इसमें क्या होता है, कोई भी जो रनिंग बिजनेस है उसका आप शेयर्स और ओनरशिप आप ले लेते हो बाय कंसेंट बाय स्टॉक एक्सचेंज। फ्रेंडली मर्जर भी हो सकता है और आपका हॉस्टाइल टेक ओवर भी हो सकता है, वो मैं भी बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें आप जो एक रनिंग बिजनेस है उसमें आप उसके शेयर्स और ओनरशिप परचेज कर लेते हो कि इतनी ओनरशिप। अभी देखा होगा आपने कि रिलायंस में फेसबुक ने 10% की आपकी वो ली थी ओनरशिप। तो इस तरीके से होता है आपका, ठीक है। एक आता है फॉरेन कोलाबोरेशन। फॉरेन कोलाबोरेशन में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए दो कंट्रीज की कंपनी आपस में कोलाबोरेट करती है। ये भी इसी का एग्जांपल हुआ, बुलेट ट्रेन वाला जो है कोलाबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, फॉरेन कोलाबोरेशन के रूप में आ जाते हैं। तो ये तो एक तो आपका वेज ऑफ एफडीआई, कैसे कैसे आप काम कर सकते हो। और कौन कौन सी टाइप होती है, एक तो होती है ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट।
कौन कौन सी टाइप होती है? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। क्या होता है भाई ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एक कंपनी, एक फॉरेन कंपनी किसी होस्ट नेशन में जाकर किसी बिजनेस को या खुद की मतलब एक नई सब्सिडी लगाती, इस तरीके से एक नई सब्सिडीज लगा दी, तो वो क्या होता है? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? इट टेक्स प्लेस आइदर थ्रू ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेज इन फॉरेन कंट्री थ्रू फॉरेन फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। मतलब आपने क्या किया? अपनी न्यू ब्रांचेज लगा दी, बिल्कुल डायरेक्टली खुद की ब्रांचेज लगा दी, तो क्या होगा? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ये ध्यान रखना, ओपनिंग ऑफ ब्रांचेज मतलब पूरा का पूरा न्यू सेटअप आपने कर दिया है, तो वो कौन सा होगा? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें कौन कौन से हो सकता है? आपका वोली ओन सब्सिडीज, ये भी होता है। अभी मैंने बताया 100% आप शेयर्स लेते हो। एक आप पार्शली ओन सब्सिडी, इसका मतलब 50% से ज़्यादा लेकिन आपका 100% से कम। सब्सिडी का मतलब दो होता है, एक तो पेरेंट कंपनी होती है, एक सब्सिडी। पेरेंट कंपनी कंट्रोल करती है सब्सिडी कंपनी को। कोई भी कंपनी सब्सिडी कंपनी तब बन जाती है जब उसके मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लिया जाए, जब उसके शेयर्स परचेज कर लिया जाए मोर देन 50%, तो उसका कंट्रोल पेरेंट कंपनी के पास चले जाता है। और तीसरा इस तरीके से हो जाता है, जैसे एक ये कंपनी है ए, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है सी, और बी की भी ना एक कंपनी है सी सब्सिडरी। अब देखो ए बी की सब्सिडरी, बी की सब्सिडरी है सी, यानी बी आपकी होल्डिंग कंपनी है सी की। अगर ए ने बी को अगर एक्वायर कर लिया ना, तो सी ऑटोमेटिकली सब्सिडरी बन जाएगी इसकी, ए की। तो ए की सब्सिडरी कौन हो गई? ए की सब्सिडरी हो गई बी और सी, ठीक है, जब आफ्टर एक्विजिशन ऑफ बी, ठीक है, और बी की सब्सिडरी रहेगी सी, ठीक है। उसके बाद देखो आपने पढ़ा पार्शली ओन, फुल्ली ओन आपने पढ़ लिया। एक आया इक्विटी अलायंस। इक्विटी अलायंस जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा कि पार्शली ओन में 50% से ज़्यादा होना चाहिए। इक्विटी अलायंस में क्या है? आपका शेयर्स ना लेस देन 50% होता है, 50% से कम शेयर्स आप एक्वायर करते हो। जैसे कि अभी मैंने बताया कि फेसबुक ने रिलायंस में 10% के अराउंड खरीदा, 9 पॉइंट समथिंग कुछ है, तो ये क्या हुआ? इक्विटी अलायंस। एक होता है इक्विटी अलायंस रेसिप्रोकल। इक्विटी अलायंस रेसिप्रोकल में क्या होता है कि दोनों कंपनीज आपस में एक दूसरे की इक्विटी शेयर्स परचेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैसे? ऐसे हो सकता है ये टाटा, और ऐसा होता भी रियलिटी में, और ये मान लो आपकी रिलायंस। क्या रिलायंस ने टाटा के शेयर्स परचेज कर लिए, टाटा ने रिलायंस के, तो ये क्या होगा आपका? इक्विटी अलायंस रेसिप्रोकल। हाँ भाई, समझ में आ गया? हाँ जी स्टूडेंट, यस सर। ठीक है। तो ये था आपका टाटा और रिलायंस का एग्जांपल। ये आपका क्या क्या बताऊं? इक्विटी अलायंस रेसिप्रोकल। अलायंस का मतलब होता है जब भी इन्वेस्टमेंट 50% से कम हो तो वो होगा इक्विटी अलायंस। 50% से ऊपर हो तो या तो पार्शली ओन सब्सिडरी बनेगी, अगर 100% हो गया तो फुली ओन बनेगी, ठीक है। 50 to 99.99 तक आपका पार्शली ओन रहता है। रेसिप्रोकल में दोनों कंपनी एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट करती है। मर्जर और एक्विजिशन मैं बता चुका हूँ। मर्जर में आपकी दो कंपनी मिलकर एक नई बनाती है, और एक्विजिशन में एक जो है एक्वायर करती है, नई कंपनी बनती है। एक्विजिशन में नहीं बनती, मर्जर में बनती है सर, ठीक है, मर्जर में आपकी बनती है, ठीक है। एक बार देखना, एक मैं कंसेप्ट बताता हूँ आपको, ये सारी यहाँ पर देख लो एक बार। आपने भी एक बार पढ़ा होगा अमलगामेशन, आपने पढ़ा है अमलगामेशन, है ना। और अमलगामेशन के ही ये दो पार्ट है, एक तो मर्जर, ठीक है, और एक आपने पढ़ा है एक्विजिशन। ये दोनों का मीनिंग आपको है क्लियर? अमलगामेशन के ही पार्ट होता है। अमलगामेशन मतलब मर्जर में क्या होता है, एक नई कंपनी बन जाती है, इसमें आपका नहीं बनता, तो ये दोनों अमलगामेशन है, ठीक है। एक होता है आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, और एक होता है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन।
ये बार ऐसे ही बस थोड़ा सा बताना इसके बारे में, काम आएगा ये। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक जो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग कंपनी है वो अपने आप को, अपना मतलब एक अपने आप को पूरा कंप्लीटली चेंज करके दूसरे नाम से रजिस्टर्ड करा देती है। फॉर एग्जाम्पल अपना ही एग्जाम्पल है, अपना पहले क्या नाम था, यूनिक कॉमर्स हब, अब अभी क्या नाम है, यूनिक डिजिटल कैंपस। सारी चीज़ें सेम है, थोड़ा सा सेटअप चेंज कराया, वो कराया, नाम बदल दिया। इट मीन्स आपने एक्सटर्नली रिकंस्ट्रक्ट कर लिया। भाई अब मुझे बताओ क्या एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में कोई नई कंपनी बनी या नहीं बनी? नहीं बनी। अच्छा, नेम चेंज, एक नई कंपनी बन गई भाई, ठीक है। क्या हुआ, मान लो जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले हमारा नाम था यूसीएच और अभी क्या बन गया, यूडीसी, यूनिक डिजिटल कैंपस। नाम बदल गया, नई कंपनी हो गई, हाँ रजिस्टर्ड अब इससे होगी ये। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में भी क्या होता है, आपकी एक नई कंपनी बनती है, ठीक है। आया समझ में भाई? एक्सटर्नल में भी एक नई कंपनी बनती है और इंटरनल में आपकी क्या होती है, आपकी एसेट्स होती है, लायबिलिटीज होती है और आपकी जो कैपिटल है उसको एडजस्ट किया जाता है। एसेट्स को मार्केट वैल्यू पर लाया जाता है, लायबिलिटीज की पेमेंट करके जो मतलब अगर ओवर वैल्यूड है उसको आप क्या करते हो, एसेट्स को मार्केट वैल्यू पर ले आए। लायबिलिटीज भाई देखो कैसे एडजस्ट की जाती है कि अगर मान लो पैसे नहीं दिए जा रहे ना तो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है या उनको कहा जाता है कि आपकी वैल्यू कम की जाएगी। शेयर कैपिटल इसको भी किया जाता है, कई बार डिबेंचर्स की भी पेमेंट। तो इस तरीके से आप इसको करते हो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कभी भी नई कंपनी नहीं बनती, एक्सटर्नल में नई कंपनी बन गई, अमलगामेशन भी आपकी, मर्जर में नई कंपनी बन गई, एक्विजिशन में कोई भी नई कंपनी नहीं बनती। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सभी को एक माना गया है। सेक्शन है इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब अच्छे से देखेंगे। अभी हम यहाँ आया था तो मैंने बता दिया इसको। ये तो था आपका मर्जर एक्विजिशन। एक आया आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, एक बिजनेस चल रहा है, उसको एक्वायर किया, पूरे को कंप्लीट चेंज कर दिया। रनिंग बिजनेस को एक्वायर करके कंप्लीटली एक नया बिजनेस बना दिया जाए तो वो क्या होता है आपका ब्राउन फील्ड। देखो फॉरेन कंपनी परचेज रनिंग बिजनेस यूनिट बट लेटर, बाद में क्या होता है, इट चेंज कंप्लीटली कॉल्ड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता, एक बिल्कुल ही नया बिजनेस, एक नया प्लांट लगाया गया था और ब्राउन फील्ड में पुराने को एक्वायर करके नया बना दिया गया, तो वो क्या होता है आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अभी समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो ये था आपका ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये थे इसके फॉर्म्स, कैसे कैसे आप कर सकते हो। और देखो अब ये आया मर्जर एक्विजिशन के फॉर्म कैसे कैसे होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। सबसे पहले एक्विजिशन मर्जर, ये सभी को क्लियर है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। एक आया फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, दोनों कंपनी सेम लेवल की होती है, वोडाफोन प्लस में आइडिया इज इक्वल टू वोडाफोन आइडिया। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे सेम लेवल की। एक आपकी क्या हुई वर्टिकल, आपकी जो मर्जर एक्विजिशन में क्या होता है, सेम इंडस्ट्री एक कम लेवल पे काम कर रही है। फॉर एग्जांपल एक कार कंपनी है और किसी वजह से मान लो टायर कंपनी को एक्वायर कर ली, है ना, तो क्या होगा कि वो टायर तो कार में लगते ही है ना, रिलेट करता है ना। तो बेसिकली क्या होता है, एक जो स्मॉल कंपनी होती है उसके कुछ स्पेस पार्ट्स बना रही होती है, मतलब उसके कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रही होती है वो इंडस्ट्री, उसको कोई एक्वायर कर ले तो वो क्या होता है आपका वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है, जैसे ये हुआ आपके पास, इसमें एक कोई छोटी सी कंपनी है, मतलब इसी को सपोर्ट करने वाली, इसमें आप कल डालोगे तो ये हुआ आपका वर्टिकल मर्जर एंड एक्विजिशन। समझ में आया भाई आपको? प्रोडक्ट लाइन इनकी कहीं ना कहीं सेम है, ये बड़ा प्रोडक्ट बना रही है, इसको सपोर्ट कर रही है एज ए रॉ मटेरियल, इस तरीके से। हाँ भाई आया समझ में? नहीं आया तो पूछिए दोबारा, ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। एक आया कॉन्ग्लोमोरेट। कॉन्ग्लोमोरेट का मतलब क्या है कि कोई अनरिलेटेड है, ठीक है, एक जैसे कार कंपनी है और एक जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल कंपनीज है, उन दोनों को आप एक्वायर वो हो जाए, मर्जर हो जाए एक्विजिशन।
ठीक है, एक फार्मा कंपनी है, एक कार कंपनी है, दोनों का मर्जर कर दिया, दोनों अनरिलेटेड है, तो क्या होगा ये आपका कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। हॉरिजेंटल में सेम लेवल की कंपनीज होती है, वर्टिकल में एक प्रोडक्ट लाइन आपकी थोड़ी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, लेकिन एक बड़ी कंपनी होती है, एक छोटी कंपनी होती है, इस तरीके से। एंड थर्ड वन इज कॉन्ग्लोमरेट में अनरिलेटेड गुड्स, ठीक है, उसका मर्जर होता है। ठीक है, अब आता है टेक्निक के बेसिस। एक तो होता है हॉस्टाइल टेक ओवर और एक होता है फ्रेंडली। देखो फ्रेंडली मर्जर में क्या होता है, कंसेंट ऑफ दी, जो आपका सेलर है, एक कंपनी का से कंसेंट ली और उसने अलाउड कर दिया, उससे शेयर परचेज कर लिया, ये तो क्या हुआ फ्रेंडली मर्जर, कि दोनों दोस्त बन के रह गए। एक आपका आया हॉस्टाइल टेक ओवर। हॉस्टाइल में क्या होते हैं, आप स्टॉक एक्सचेंज में गए, मान लो आप बेचना नहीं चाहती, ये ए कंपनी है, ठीक है, ए कंपनी है और ये बी कंपनी है। ए कंपनी बी कंपनी में, बी कंपनी की होल्डिंग कंपनी बनना चाहती है, लेकिन बी नहीं चाहती बेचना। ए ने क्या किए, बीएससी में गए और इसके शेयर्स परचेज कर लिए 50% से ज़्यादा। जैसे ही 50% से ज़्यादा शेयर्स परचेज किए, ये आपकी सब्सिडरी कंपनी बन गई। इसको क्या बोलते हैं, हॉस्टाइल टेक ओवर। हाँ भाई, आया समझ में? हाँ जी स्टूडेंट, हाँ जी बताओ। हाँ, हॉस्टाइल टेक ओवर में आप थ्रू स्टॉक एक्सचेंज 50% से ज़्यादा शेयर परचेज करके उसकी होल्डिंग कंपनी बनते हो। फ्रेंडली में वो बिल्कुल अपनी कंसेंट से मान जाता है, अपना पैसा आपको अवेलेबल करा देता है, मतलब आपकी कंसेंट दे देता है और वो मर्जर करने के लिए रेडी हो जाता है। ठीक है, हाँ जी ठीक है, आया समझ में? ओके। हॉस्टाइल में तो आप स्टॉक एक्सचेंज में गए, स्टॉक एक्सचेंज में जो भी मार्केट प्राइस उसके अकॉर्डिंग हमने एक्वायर कर लिया, क्या फर्क पड़ता है, उसमें आप नहीं कर सकते। उसमें मतलब आप फ्रेंडली विद कंसेंट ऑफ द सेलर मान के फॉर्म है। ठीक है, अब ये आता है कि इंटरनेशनल मर्जर एक्विजिशन की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, क्यों करना पड़ता है इंटरनेशनल में मर्जर एक्विजिशन। देखो डोमेस्टिक मार्केट में जब सैचुरेट हो जाता है, उसकी डिमांड सेटिस्फाइड हो जाती है, तो अब आपको एक नया मार्केट चाहिए। अब नया मार्केट चाहिए तो होता क्या है, आप दूसरे मार्केट में जाओगे, वहाँ पैसा लगाओगे, आपको मार्केट का नहीं पता, कल्चर का नहीं पता, तो आपको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए होती है दूसरी कंट्री में जाके। तो आप क्या करते हो, दूसरे के साथ एक वो कर लेते हो एग्रीमेंट, और जिसके थ्रू आप यानी मर्जर कर लेते हो, वो एक्विजिशन वाली पोजीशन में आ जाते हो, जिससे आपका नया मार्केट आपका जनरेट हो जाता है, फॉरेन मार्केट। पहला क्या बना आपका कि डोमेस्टिक मार्केट की जैसे ही सेल्स सैचुरेट हुई, कंप्लीट हुई आपकी डिमांड, आपको नया मार्केट चाहिए, नए मार्केट को लेने के लिए आपको मर्जर और एक्विजिशन में आपको जाना पड़ता है। दूसरा होता है, अब मान लो आप गुड्स को सेल्स करोगे इंडिया में, मैंने कहा कि जैसे चाइना की कंपनीज है, इंडिया में आती है चाइना की, और तो हम इतनी ड्यूटीज लगा देते हैं बेहद की। ऐसे ही बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे इंडिया में ड्यूटीज लगती है, ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट्स पे और कोई लगाता है ड्यूटी। तो एक ये तरीका है, आप ड्यूटी से बचने के लिए, टैरिफ से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप मर्जर कर सकते हो, दूसरे के साथ कोलाबरेट कर सकते हो, अपनी एक एफडीआई लगा सकते हो। ठीक है, फर्म के पास एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी है टू लीड होस्ट नेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे जापान के पास टेक्नोलॉजी है, टेस्ला के पास अच्छी इलेक्ट्रिक कार बनाने की टेक्नोलॉजी है, वो क्या कर सकती है इंडिया के मार्केट में आके। अब देखो वो क्या कहते हैं, इंडिया में अगर वो कारें आएंगी इलेक्ट्रिक, तो जो कारें इंडिया में आएगी तो वो ऑलरेडी बहुत महंगी कारें 40 लाख के करीब, और इंडिया में आते आते क्या होगा, उन पर ड्यूटीज़ लगेगी, जितनी की कार बनती है उससे ज़्यादा ड्यूटीज़ लग जाती है फॉरेन से जो कार आती है, फिर क्या होगा, वो उतनी ही महंगी हो जाएगी। मतलब तो वो अपनी यहाँ टेक्नोलॉजी से अपना यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी उसका यूज़ करके यहाँ कम कॉस्ट पर अपना प्रोडक्ट बना सकती है। तो इसलिए भी आपका मतलब क्या होगा, इंटरनेशनल मर्जर एक्विजिशन की रिक्वायरमेंट पड़ी, आपको ये टैरिफ नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, आपके रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, जहाँ पर जैसे फार्मा सेक्टर की कंपनी यहाँ पर मोस्टली आपके एफडीआई लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, मर्जर करती है, या स्किल लेबर मोस्टली कंपनी चाइना में जाती है। उसका रीज़न ये है स्किल लेबर, और वो भी आपकी लो कॉस्ट पर। इंडिया में अनस्किल्ड लेबर, ये सबसे बड़ा एक फॉल्ट है इंडिया का। इसलिए जैसे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जो स्किल योजना, बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं, किस लिए कि आप में कोई ना कोई स्किल आए। और आप जितने भी देखो स्टूडेंट्स हैं, आप अपनी मतलब ढूंढोगे कि आप में क्या स्किल है,
वो तो पता ही नहीं है। वो तो मतलब मोस्ट ऑफ दी जो अपने एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या है, उनको मीनिंग भी नहीं पता कि स्किल क्या होता है और उनमें कौन सी स्किल है, आप जो ये कोर्स पढ़ रहे हो उससे कौन सी स्किल है, यही नहीं पता होता स्टूडेंट को। सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ आती है ना। तो कौन सी स्किल के लिए पढ़ रहे हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आफ्टर एमकॉम आफ्टर दिस कोर्स आप क्या पढ़ पाओगे, क्या बन पाओगे, या क्या स्किल डेवलप होगी, यही नहीं पता। इसलिए स्किल्ड बेस्ड लर्निंग मतलब आजकल प्रमोट की जाती है, ठीक है। अब उसमें अभी भी वो अच्छे से प्रमोट नहीं हो रही, 2015 से आज 7 साल हो गए, अभी तक वो नहीं हुई है ना। तो मतलब ये क्या है कि जहाँ स्किल लेबर होगी तब वहाँ पर आपका मर्जर की रिक्वायरमेंट होती है। अब आता है एफडीआई क्यों बेटर है ट्रेड से। एफडीआई बेटर है बिकॉज वही सेम आपका कि डिफरेंट मार्केट कैन बी बेटर बी सर्व विद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। देखो अगर आप ट्रेड करोगे तो जो प्रोडक्ट आपने इंडिया में बनाया सेम आप दूसरे को सर्व करोगे। एफडीआई अपनी इन्वेस्ट